नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज के स्टूडियो में शिक्षा मनोविज्ञान जो कि 3rd ग्रेड लेवल 1 में आता है, उसके प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे बोर्ड ने। तो करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उससे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। सबकी PDF वहाँ पर मिल जाएगी आपको। पहला प्रश्न है, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक व्यक्तियों को शैक्षिक और कार्य दशा दोनों में प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली निर्देशात्मक विधियों को विकसित करने में सहायता करते हैं। ये देखो NCERT कक्षा 11 की मेरे पास बुक है, इसमें आप देखना ये रहा। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक मूलतः शैक्षिक और कार्य दशा दोनों में लोग निर्देशित विधियों एवं सामग्रियों के उपयोग से कैसे प्रशिक्षित किए जाते हैं से संबंधित होते हैं। थोड़ी सी भाषा बदलता हूँ लेकिन वही रहता है। दूसरा इसका कारण है कि शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों का सरोकार शिक्षा, उपबोधन और अधिगम की समस्याओं के लिए सार्थक पक्षों के अनुसंधानों से भी होता है। ये देखो इसी में दे रखा, वे शिक्षा, उपबोधन और अधिगम समस्याओं के लिए सार्थक पक्षों के अनुसंधानों से भी संबंधित होते हैं। ये देखो ये लाइन शिक्षा शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, ये लाइन उठाई इस प्रश्न में से, तो मिल गया ना लाइन टू लाइन। अगला प्रश्न है अधिगम का। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रियाएं और निष्पादन से भिन्न है। ये देखो इसी में अधिगम वाले चैप्टर में, अधिगम एक अनुमानित प्रक्रियाएं और निष्पादन से भिन्न है। दूसरी लाइन है, निष्पादन व्यक्ति की प्रेक्षित अनुक्रिया या क्रिया है और ये व्यवहार में स्थायी प्रकृति का परिवर्तन नहीं है। ये नीचे वाली गलत दे रखी है, यहाँ तक सही है। ये देखना इसमें भी लिख रहा, निष्पादन व्यक्ति का प्रेक्षित व्यवहार या अनुक्रिया या क्रिया है। ये देखो सेम टू सेम लाइन अधिगम वाले पोर्शन में यहाँ से उठाई। ये देखो कथन और कारण जो का जो यहाँ से मिल रहा है। अगला प्रश्न चलते हैं, बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखो ये टेबल वाला, रूटिंग मोरो पकड़ना बेबेंसी। ये प्रश्न मानव विकास में दे रखा है NCERT कक्षा 11 में। ये देखो ये डब्बा यहाँ से उठाएं, रूटिंग मोरो पकड़ना बेबेंसी, सेम टू सेम। आगे तो ये दे रखा है और इधर की साइड ये दे रखा है, ये 3 से 6 माह के। ये देखो सेम टू सेम एक ही लाइन वही है, 6 से 7 माह के आयु। ये देखो ये दे रखे पूरी टेबल वही है, कुछ भी चेंज नहीं करा, केवल 20 का नहीं दिया, इधर का और इधर का दे रखा है। सेम टू सेम मिल गया इससे NCERT कक्षा 11 से। इसके बाद एक टेबल ये रही 0 से 2 और संविधि पेज से पूर्व जो जीन पियाजे की अवस्थाएं उनके बारे में। ये देखो जीन पियाजे की अवस्थाएं, संविधि प्रेरक 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। ये टेबल ये जो मिलान वाली दे रखी है, जो सेम टू सेम है, ठीक है ना। अगले प्रश्न के बारे में चलते हैं। इसके बाद एक प्रश्न था कि 12 वर्ष की मानसिक आयु वाली 10 वर्षीय बच्चे का बुद्धि लब्धि IQ स्तर है। हालांकि ये प्रश्न बहुत सीधा है, लेकिन ये कक्षा 12 की जो NCERT मनोविज्ञान की बुक है उससे पूछा था, जो साइकोलॉजी कक्षा 12। देखना आप ये देखो, एक 10 वर्ष के बच्चे की, उसने 10 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि 120 होगी। ये देखो ये प्रश्न जो उसने पूछ रहा है, ये कक्षा 12 की से पूछा ये। उसके बाद एक प्रश्न था, विपरीतार्थ प्रवृत्तियों के मूल विषय रेमंड केटल द्वारा कौन सा परीक्षण विकसित किया गया। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। ये प्रश्न बहुत सीधा है, लेकिन ये यहाँ से उठाए। देखो केटल का व्यक्ति कारक है, देखो 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ से 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। अगला है अधिगम अक्षमता अशक्तता वाले बच्चे, बोधात्मक विकार प्रवृत्ति, दृष्टि संबंधी, श्रवण गति, बोधात्मक अति सक्रियता। ये देखो मानसिक रोगी अधिगम अक्षमता वाले, ये पूरा दे रखा है पैराग्राफ। इसमें ये रहा श्रवण विभ्रांति, देह विभ्रांति, स्पर्शी, दृष्टि विभ्रांति, ये सब इसमें दे रखा है, इसी से उठाए। ये थोड़ी सी भाषा बदलता है ये, लेकिन लाइन वही रहती है, तो ठीक है ना। तो मित्रों यही थे साइकोलॉजी के प्रश्न। कुछ 1-2 प्रश्न थे जो शायद नहीं मिले इससे, 1-2 प्रश्न होंगे शायद, हाँ 1-2 रह गए होंगे, लेकिन लगभग मिल गए इससे। NCERT कक्षा 11 साइकोलॉजी बुक से। एक 12 की भी आती हैं, उससे भी पूछते हैं। तो कक्षा और 12 की, मेरे पास 12 की नहीं थी, कक्षा 11 की थी। टेलीग्राम में PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।